हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आप सब लोगों को मालूम है कि एनडीए 2024 के नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोगों को एनडीए 2024 के लिए जोरों जोरों की तैयारी चल रहा होगा। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि आप लोगों को कुछ मदद करने के लिए हम भी जोरों जोरों से तैयारी करना शुरू कर दें। तो इसलिए वी हैव ब्रॉट ए सीरीज कॉल कॉन्फिडेंट बूस्टर सीरीज, जहां पर हम एनडीए के 18 साल के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक ईयर की, हर एक मतलब क्या कहेंगे तरीके से हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आपके पीवाईक्यूज को। तो इसी पीवाईक्यू का थ्रू से आपकी कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाएंगे, आपकी कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी कहीं ना कहीं क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इसीलिए यूपीएससी जिस हिसाब से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं उसी हिसाब से हम लोग स्टेटमेंट को भी दोहराएंगे। ऑलराइट, सो इसीलिए आपको किसी भी चीज पर टेंशन नहीं लेना। इस वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, हर एक बातें इंपॉर्टेंट होगा जो बातें करेंगे हम। ठीक है, जितने भी बातें इस वीडियो के थ्रू से कहा जाएगी, एक एक बातें इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको ये वीडियो और हर एक वीडियोस, आने वाले वीडियोस कंप्लीटली देखना है अगर आपको एनडीए क्लियर करना है। तो चलिए ऑफिसर्स, let us start our series, okay, that is the confidence booster series. So we will be discussing today's first 10 question of your NDA previous year question, और पूरा सिलेबस आपको ध्यान रखना है NDA 2024 से पहले खत्म हो जाएंगे, यानी सितंबर से पहले, कई दिन पहले हम ये सीरीज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल, कैन यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। क्या कहा गया बेटा? एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हैज मॉलिक्यूलर वेट 30, लेकिन ये कंडीशन दिया, एक ऑक्साइड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 30 है। पर पूछ रहा है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। उसी एक मॉलिक्यूल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये ध्यान रखना है। तो बेटा सबसे पहले आपको पहचानना ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाँ या ना? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। सो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कैसे आएंगे बेटा? हो सकता है आपका NO हो सकता है, ठीक है, आपका हो सकता है N2O हो सकता है, ठीक है, आपके हो सकता है NO2 हो सकता है N2O5 हो, N2O4 हो। तो ऐसा अलग अलग ऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, बट हमसे क्या कहा है? इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 30। सो लेट अस सी, ये जितने पॉसिबल है एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बेटा, सो पहले देखते हैं हम नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई? 14। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? 16। तो 16 प्लस 14 30। तो यानी आपको कोई और सोचना नहीं है, क्योंकि आपके आंसर तक पहुंच गए आप ऑलरेडी। ठीक है, आंसर तक कैसे पहुंचे? यू सी कि 14 प्लस 16 कितना हुआ? 30, जो उन्होंने कहा है। मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए, जो 30 मिला। सो दिस मीन्स दैट हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट NO। हम किसकी बात कर रहे थे बेटा? NO के बारे में। सो पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर अगर आपको पता है कि ये NO है, तो NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वेरी सिंपल, नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं बेटा? इट इज 7। द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। तो अगर नाइट्रोजन का 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज हाउ मच? इट इज 8। अगर एटॉमिक नंबर 8 है, सो आप सब लोगों को मालूम है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर ये बात कब सही होता है? जब एटम या मॉलिक्यूल न्यूट्रल स्टेट में हो तब। ठीक है, सो 7 प्लस इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 8 रहेंगे, तो 7 प्लस 7 8, दैट इज 15। तो आपकी सही आंसर कितना होगा बेटा? देयर विल बी 15 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देयर विल बी 15 इलेक्ट्रॉन्स। देयर विल बी 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, समझ गए आप लोग? क्लियर है? सो आई होप इट इज क्लियर, है ना? सो पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, तो नेक्स्ट दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अब देखो यहाँ क्या पूछ रहे हैं आपके सवाल, हाउ मेनी ग्राम
हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 0.04 मोल कॉपर। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर कॉपर सल्फेट भी है, यानी कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। पर यहां आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल बात। अब देखते हैं, तो इसके लिए आपको एक बात समझना है, ग्राम एटम्स, हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 0.04 मोल। अगर मोल दिया तो बेटा हम लोगों को पता है कि एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला ध्यान रखना, जिंदगी में बहुत कमाया। अगर आपको मास मालूम है तो वहां से क्या निकाल सकते हैं बेटा, हम मोल निकाल सकते हैं। अगर मोल्स मालूम है तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स पता है तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, वहां से बेटा एटम्स निकाल सकते हैं। एंड ये प्रोसेस उल्टा भी है कि अगर आपको एटम्स मालूम है तो आप आराम से मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स पता है तो मोल निकाल सकते हैं, और मोल्स पता है तो बेटा मास भी निकाल सकते हैं। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। ठीक है, सो अब हमें देखो यहां पर कॉपर का ये कितने मोल दिया, 0.05 0.04 मोल। इसका मतलब है यहां जितने भी होंगे एलिमेंट, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सबके लिए मोल्स क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। सबके लिए मोल्स क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले। अगर सेम रहने वाले हैं तो आप देख लो बेटा, तो इसका मतलब हमें क्या पूछा है, हमें मोल दिया गया, मोल कितना, 0.04 मोल दिया गया। किसकी, हमें तो बेटा हाइड्रोजन की बात करनी है ना, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन, हमें बाकी का चीजें इसका कैलकुलेट नहीं करना, इसका नहीं करना, इसका भी नहीं करना, हमें सिर्फ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना। सो बेटा कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, 2 5 जार 10 हाइड्रोजन। तो आराम से निकाल सकता है। देखो बेटा, मोल से मास निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला रहता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला रहता है, मास, ओके आई एम सॉरी, यहां रहेगा आपका जितना टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू आपका क्या रहेगा बेटा, मोल रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्या निकालने के लिए, मास निकालने के लिए। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, देखो, सो मास इज इक्वल टू, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक मोल हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम पर मोल होता है, 1 ग्राम पर मोल, एक मोल। पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है बेटा, देखो 2 इंटू 5 कितना है, देयर आर 10 हाइड्रोजन, तो 10 हाइड्रोजन इंटू ये हो गया आपका कितना, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है मोल, कितने मोल दिया हमें, दे हैव गिवन 0.04 मोल दिया गया। ठीक है बेटा, सो मोल ने मोल को मारा, देन आप अगर मल्टीप्लाई करते हो, सो 10 इंटू 0.04 इंटू 1 कितना हुआ बेटा, 0.4 ग्राम हुआ। ठीक है, सो मास कितना हुआ बेटा, 0.4 ग्राम। इसका मतलब इतने 0.04 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट पेट्राहाइड्रेट में कितने मोल है, कितने ग्राम है मास, 0.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, सो सिंस यहां पर जो CuSO4 है बेटा, इसका बारे में कुछ जानकारी और जानना चाहिए। .5H2O, जब भी यहाँ .5H2O रहता है, .5H2O को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, दिस .5H2O इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम क्या नाम से जानते हैं बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये पूरा मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एस ब्लू विट्रियल। इसको हम किस नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एस ब्लू विट्रियल। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं बेटा, ब्लू विट्रियल के नाम से जानते हैं। .5H2 माने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और पूरा इसको हम किस नाम से जानते हैं, डेट इज कॉल्ड एस ब्लू विट्रियल। ठीक है, सो ये सारे तमाम बातें, इसका कलर क्या है, इसका कलर ब्लू है। ये कुछ बातें होती है आपको यहां ध्यान रखना होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट व्हाई इज हेलियम गैस प्रिपेयर्ड ओवर हाइड्रोजन। ये सिंपल सा सवाल है। ठीक है, हेलियम गैस को हम क्यों प्रिफर करते हैं टू यूज इन एयरशिप्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, हेलियम इज केमिकली लेस रिएक्टिव,
अगर ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा तो वो अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा एयरशिप्स क्रैश हो सकता है, ठीक है, जल सकता है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, हेलियम इज केमिकली लेस रिएक्टिव। तो सबसे आपका क्या है, जो ऑप्शन है हेलियम इज केमिकली लेस, क्योंकि हेलियम बहुत ही लेस रिएक्टिव है, इसलिए हेलियम को प्रीफर किया जाता है। हेलियम इज इनर्ट। ओके, हेलियम क्या है बेटा, इनर्ट है, ठीक है। इनर्ट मतलब क्या, नॉन रिएक्टिव, है ना। इनर्ट मतलब क्या होता है बेटा, नॉन रिएक्टिव, और आप ये कह सकते हो क्या, लेस रिएक्टिव कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो, नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव कह सकते हो, ठीक है बेटा। ओके, सो आई हैव इट इज क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। सो नेक्स्ट लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, यह क्या कह रहा है, 1 लीटर ऑफ एन अननोन गैस वे कितना, 1.25 ग्राम एट एसटीपी, 1.25 ग्राम एट एसटीपी। क्या कह रहा है कि 1 लीटर अननोन गैस, 1 लीटर ऑफ एक्स गैस, ठीक है, ये कितना वे करता है, 1.25 ग्राम। इसका मतलब आपको इसका एक ये पता चल गया, आपको मालूम है, एक रिलेशन मालूम है, एक मोल गैस जब लेते हैं बेटा, ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, ये पता होना चाहिए आपको, 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है। एक मोल गैस में 6.022 इंटू 10⁻⁴ एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपको हो उतना रहेंगे, और वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 लीटर, और वो हमेशा 22.4 लीटर किसके बराबर होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। किसके बराबर, मॉलिक्यूलर में। यानी एक मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 लीटर, और ये 22.4 लीटर का मतलब क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, ठीक। तो हमारा रिलेशन क्या कहता है, अगर हमारा 1 लीटर गैस कितना ऑक्युपाई करता है, यहां बता दिया ना, एक्स गैस 1.25 ग्राम, अगर 1 लीटर गैस 1.25 ग्राम बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब अगर इसको हम 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास मिलेगा ना, तो आराम से हो गया फिर। देयरफॉर तो हम क्या करेंगे, 22.4 लीटर के लिए देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1.25 इंटू क्या मिलेगा बेटा, 22.4 लीटर, ठीक है। 1.25 इसको लिखना बेटा ग्राम पर लीटर, सो पर लीटर जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या मिलेगा, पर लीटर एंड लीटर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा 22.4 इंटू 1.25 माने 28 ग्राम मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, 28 ग्राम, ठीक है। अब जानना है कि यहां से 28 ग्राम कौन है, ठीक है। सो इट इज द गैस जिसका मास कितना होना चाहिए, 28 ग्राम होना चाहिए। लेट अस सी, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 कितना है बेटा, इट इज 32 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा 32 प्लस 12 कितना हो गया, 44 ग्राम, ठीक है। देन सी कार्बन का कितना है बेटा, 12 प्लस 16 कितना हो गया बेटा, 28 ग्राम। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कौन सी गैस के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। सो यहां पर किसके बारे में बात किया जा रहा है रे बेटा, किसके बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में बात किया जा रहा है, इट इज CO, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है ना, क्लियर है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, आपकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो आगे बढ़ते हैं, यहां क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट को आपको कंसीडर करना है। देन मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज, क्या कह रहा है, कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना है, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, देयर इज नो डाउट, बिकॉज बेटा कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना है, 2 और 4, यानी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4 है, तो 4 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका कोवेलेंस कितना होगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो मैक्सिमम कार्बन के लिए 4 है, ये बात बिल्कुल सही है। कहां तक, ये whereas मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 6, ये बात भी सही है, ठीक है। सो सिलिकॉन का अगर देखे, सिलिकॉन इज 14, दैट इज 1s2
2s2 2p4 3s2 3p2, ठीक है। सो 3s2 3p2। देन इसके बाद में ये आपका आउटर सेल है, देन यहाँ पर आपका खाली डी ऑर्बिटल भी रह जाता है। क्या रह जाता है बेटा? खाली डी ऑर्बिटल। सो अगर देखे ये आपका 3s है, ठीक है, देन ये आपका 3p है, ठीक, इसका कर रहा हूँ 3s एंड 3p। देन खाली डी ऑर्बिटल कौन है रे बेटा? 3d 1 2 3 5, ठीक है, डी, ये 3d। सो यहां अगर जाते हैं, यहाँ 1 2, देन यहां पर p में कितना? 1 2, ठीक है बेटा। सो अब कहां जा रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन है ना p में, 3 4। तो अब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो चला जाने के बाद मैक्सिमम कोवेलेंस कितना हुआ बेटा? 1 2 3 4 5 6। तो कितना हुआ बेटा? देखो यहां तक 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बॉन्ड बना सकता है। ये बात क्लियर, हाँ या ना? ठीक है, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ। सो इसीलिए मैक्सिमम कोवेलेंसी सिलिकॉन का कितना है? 6, और कार्बन के कितना है? 4। देयर इज नो डाउट। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। देन अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, क्या कह रहे? द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज लिमिटेड टू 6। ये बात जरा सर गलत है। मैक्सिमम कोवेलेंसी इज नॉट लिमिटेड टू 6, इट कैन बी up to 13 14. This lantanoid and actinoid series, they have a humongous atomic size, therefore their covalency is more than 6। तो कहने का मतलब आपके स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है, जहां स्टेटमेंट 2 गलत है सब निकाल दो आप, ठीक है। सो आपका ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बेटा? इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। सो अगर ये बात क्लियर है तो आपको किसी तरह का टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डजंट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट? रीड करो बेटा, किन के पास मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डजंट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। सो यहां पर ब्रोमीन, आप बोलोगे सर ब्रोमीन तो लिक्विड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे नहीं है? सो ब्रोमीन का मेल्टिंग पॉइंट होता है, बात माइनस में होता है, ये ध्यान रखना। उसी तरह मर्क्यूरी इज आल्सो इन द लिक्विड फॉर्म, ये भी इनके पास भी मेल्टिंग पॉइंट होता है, बात माइनस में होता है, ठीक है। एंड सोडियम क्लोराइड, ऑब्वियसली ये सॉलिड, इसका तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम क्लोराइड करने वाले 800 समथिंग में आगे दिखाने वाला हूं। बट ग्लास बेटा, ये ग्लास कैसे ये है? इट इज कॉल्ड एमोरफस सॉलिड। बेटा ग्लास को हम किस नाम से जानते हैं? ग्लास इज कॉल्ड एमोरफस सॉलिड, ठीक है बेटा। ग्लास को हम किस नाम से जानते हैं? एमोरफस सॉलिड। अब एमोरफस सॉलिड में क्या होता है? एमोरफस सॉलिड में डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। देयर इज नो डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहते हो तो प्लास्टिक पॉलीथीन बैग देखना। पॉलीथीन बैग को जैसे ही आप आग के सामने ले जाओगे, फायर के सामने, क्या जैसे गर्म मिलेगा ऐसा बनेगा, ऐसा 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 बनते बनते बाद में क्या बन जाता है? इतकू सा बन जाता है, इतकू सा बन जाता है, वेरी स्मॉल इट बिकम्स, ठीक है। सो इसीलिए उसके पास मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो मेल्ट होता है, ठीक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, मतलब 100 डिग्री है तो 100 डिग्री नहीं है। जैसे इन लोगों का देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट्स, जैसे मार्क्यूरी का देखिए, मार्क्यूरी का कितना है? -38.8 डिग्री सेल्सियस। ब्रोमीन का कितना है? -7.2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद सोडियम क्लोराइड का देखो बेटा 801 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये होता है, ये लोग, इन लोगों के पास फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करते हैं, रबर की बात करते हैं, दे मेल्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। वो लोग कैसे मेल्ट करते हैं? इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है बेटा। आई होप क्लियर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग metals occur in natures in free state? Which of the following metal occur in nature in free state? बेसिकली फ्री स्टेट में तो कोई नहीं रहता है, कहीं ना कहीं कंबाइन हो जाता है, ठीक है। इवन गोल्ड, इसका आंसर क्या है? गोल्ड है, बट गोल्ड भी कहीं ना कहीं कंबाइन स्टेट में रहता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये पाया जाता है, सिंस इट इज वेरी लेस रिएक्टिव, सो ये अकेला रहना ज्यादा
पसंद करते हैं, ठीक है, अकेला रहना। तो यहाँ गोल्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इनका ओर्स के बारे में बता देता हूं मैं, ठीक है। फ्री स्टेट मतलब क्या होता है, डजंट लाइक टू कंबाइन, लाइक टू कंबाइन। अब क्यों कंबाइन नहीं करना चाहते, कारण है बिकॉज ऑफ इनॉर्थनेस। क्या है, इनॉर्थनेस। इनॉर्थनेस मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिव है ही नहीं, मतलब रिएक्शन होना ही नहीं चाहते हम, ठीक है। इसके वजह से ये सब फ्री स्टेट में रहना पसंद करते हैं। बेटा समझ गए। सो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखना जरूरी है। आई डोंट नो अदर आपकी मोबाइल में विजिबल होंगे कि नहीं, हम बड़ा स्क्रीन में देख रहे हैं तो अच्छी तरीके से विजिबल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, थोड़ा छोटा हो गया। अगर आप देखोगे एल्यूमिनियम का और कौन है सबसे ज्यादा फेमस और पूछा जाता है, बुकसाइट और, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम ये पूछा भी गया था आपके एनडीए के पीवाईक्यू में, तो और याद रखना जरूरी है। तो सोडियम का भी याद रख लो, गोल्ड का भी याद रख लो, ठीक है। सोडियम का भी याद रख लो और गोल्ड का भी याद रख लो, ठीक है बेटा, क्लियर हो गए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, एन आयनिक कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर हैज, ये सारे आयंस, ठीक है, ये सारे आयंस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इसके लिए लॉजिक आपको पता है, आप कैसे बनाते हो। मान के चलो बेटा, अगर आप Mg+2 है, ठीक है, Cl-1 है, आप कैसे करते थे इसको, ये फॉर्मूला को अगर आप देना चाहोगे तो आप क्या करोगे, Mg+2 Cl-, तो ये क्या करोगे, क्रिस क्रॉस करके आप क्या आंसर निकालोगे बेटा, MgCl तो निकालोगे। क्रिस क्रॉस करके आप क्या निकालोगे, MgCl तो निकालोगे, ठीक ना। तो उसी तरह अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो आप क्या निकाल सकते हो, देखो कैसे निकाल सकते हैं, A है ना, कैसे निकाल सकते हो बेटा। अगर आप A पर N दिख रहे हो, इसका मतलब ये N हो गया, और B पर क्या दिखे हो आप, M दिखे हो। सो क्या करो, सिंपली इसको क्रिस क्रॉस कर दो बेटा, तो आपको क्या मिलेगा रे बेटा, AMBN। So this is the correct formula, that is question number, option number A is your correct answer, option number A is your correct answer। बेटा क्लियर है या ना, ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट। देखो बेटा ये कंपाउंड कितना फेमस है, पहला क्वेश्चन भी इससे शुरू हुआ था, अभी अंत भी लगभग इससे हो रहा है। ये कितने बार पूछा गया ना ये कंपाउंड, ये ध्यान रखना। मैंने क्या नाम बताया था बेटा इसका, इट्स नेम इज फ्लूविट्रियल, ठीक है। तो यह पूछ रहा है कि यहाँ कौन कौन सी बॉन्ड है, ठीक है। इसके लिए आपको बॉन्ड के बारे में जानकारी चाहिए, जो बॉन्ड के बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, ठीक है बेटा। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, हमेशा ध्यान रखना, मेटल एंड नॉन मेटल का बीच में बनता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स किसका बीच में बनता है बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बीच में, देन आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक के बाद बेटा कौन होगा, कोवेलेंट। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हाउ आर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बिटवीन नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे तैयार होता है बेटा, जब भी कोई नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा और फ्लोरीन, अगर इसके साथ कभी हाइड्रोजन देखने मिला, यानी हाइड्रोजन इन लोगों के साथ कहीं टच है, अटैच है, तो वहां H बॉन्डिंग होगा होगा होगा, जरूर होगा H बॉन्डिंग, ठीक है। सो आयनिक बॉन्ड के बारे में पता चला, कोवेलेंट। देन उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा क्या होना चाहिए, एक बड़ा मेटल होगा, मेटल के साथ वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। सो मैं अगर देखता हूं इस केस में, आप देखो CuSO4, बेटा कॉपर इज अ मेटल एंड सल्फेट इज ए नॉन मेटल। सो साफ साफ दिखता है कि यहां पर इन दोनों का बीच में कौन सी बॉन्ड है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, ठीक। देन ये दोनों सल्फेट, ये नॉन मेटल, वाटर मॉलिक्यूल, नॉन मेटल, इसका मतलब यहां पर कौन सी बॉन्ड बेटा, कोवेलेंट। देयर इज नो डाउट, यहां पर कौन सी बॉन्ड है बेटा, कोवेलेंट, ठीक। देन नेक्स्ट
मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जब भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वहां H बॉन्डिंग होगा, जरूर होगा। तो अगर H बॉन्डिंग होगा तो इसका मतलब वहां पर H बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग है। देन उसका बताता है कोऑर्डिनेट। सो जब भी डॉट H2O डॉट इस तरह का देखो तो वहां पर क्या बनेगा, ऑब्वियसली वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना रहा है जब डॉट वाटर क्रिस्टलाइजेशन देख रहे हो, ठीक। सो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल कॉपर के साथ क्या बना रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। फिर ठीक है, फिर सल्फर का बीच में देखो, सल्फर और ऑक्सीजन का बीच में कौन सी बॉन्ड है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ओके, समझ गए। देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सल्फर का ये ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल का ये, इसका बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोगों ने बता दिया क्या क्या बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और कौन सा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, एंड देन कौन सा है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग भी है। समझ गए बेटा। सो ये सारे तमाम बातें आप लोगों को याद रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को देख के सोल्व करना है, क्वेश्चन को देख के सोल्व करना, आइडिया लगना चाहिए, ठीक। ओके, सो लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज। ओके, टुडेस फर्स्ट लेक्चर है ना। फर्स्ट लेक्चर में कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। सो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, सिंस फ्लोरीन फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखोगे, सिंस इट इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये पाया गया है कि एस यू गो बॉटम टू टॉप या बॉटम टू टॉप जब देखते हो तो सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। कौन होता है, फ्लोरीन। और इनफैक्ट फ्लोरीन के बारे में ये ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 रहता है, हमेशा -1। और ये भी ध्यान रखना, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लगभग 4 के करीब करीब। समझ गए बेटा। तो ये तमाम बातें ध्यान रखना। सो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर ऑफ देयर इंक्रीजिंग order of reactivity, is the correct order of the increasing order of the reactivity. Okay, so I hope बेटा क्लियर है। सो 10 क्वेश्चन में कम से कम मैंने आधा घंटा लगा दिया है। इसका मतलब आप ये सोचना कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम हर एक बातें आपको बताते जा रहे हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है बेटा। सो आई इट इज क्लियर। सो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ओके, सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और अपना दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूले, ठीक है। और ये भी बता दूं कि अगर आपको मेरे साथ बात करनी है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी आप फॉलो कर सकते हो, चापुट चकमा, और एल्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। मेरा दोनों टेलीग्राम चैनल चापुट चकमा के नाम से हैं, टेलीग्राम, देन उसका बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब चैनल, सब मेरे नाम से ही है। देन उसी तरह अध्ययन डिफेंस एकेडमी के नाम से है। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।